तो आज हम लोग जो बात करेंगे रेलवे के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए लेके चलेंगे। और जो पहली क्लास हम लोग अब इस समय शुरू करने जा रहे हैं वो फिजिक्स की होगी और ये ग्रुप डी को देखते हुए बनाया जा रहा है। ग्रुप डी और एनटीपीसी के जितने एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए ये यूजफुल होगा। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कि अगर आप फिजिक्स शुरू कर रहे हैं तो फिजिक्स के बारे में आप क्या जान रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि फिजिक्स के बारे में क्या जान रहे हैं। तो जो फिजिक्स का देखिए ग्रीक वर्ड है, फिजिक्स का जो ग्रीक वर्ड है वो फ्यूसिस है। फिजिक्स का जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है, फ्यूसिस है। और फ्यूसिस का अगर आप मतलब निकालेंगे तो फ्यूसिस का जो मतलब होता है वो नेचर से होता है। नेचर का मतलब प्रकृति से, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो भौतिक विज्ञान का टोटल रिलेशन है वो किससे है, प्रकृति से है। अर्थात प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी की सारी घटनाएं किसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत देखते हैं। जैसे सूर्य का उगते समय लाल दिखाई देना, डूबते समय लाल दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, ये सब सारे नेचुरल फिनोमिना है। तो जितने भी नेचुरल फिनोमिना हैं, जितनी भी भौतिक घटनाएं हो रही है प्रकृति में, उन सारी घटनाओं का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, भौतिक विज्ञान में करते हैं। तो अर्थात भौतिक विज्ञान का जो पूरा का पूरा संबंध है वो किससे है, प्रकृति से है। अर्थात प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाएं किसके अंतर्गत आएंगी, फिजिक्स के अंतर्गत आएंगी। तो इस तरीके से फिजिक्स को तो जानना जरूरी था। एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने शुरू किया। इसके बाद अगर हम देखें कि फिजिक्स कितने पार्ट में बटा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें बड़ा गड़बड़ जानते हैं। जैसे जब जनक की बात आती है तो लोग घबरा जाते हैं। फिजिक्स बायोलॉजी में तो अरस्तु है, आसानी से लेके लोग निकल जाते हैं जवाब, लेकिन फिजिक्स में दे नहीं पाते क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट है। तो आज हम आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देंगे कि फिजिक्स में कौन है आखिर। तो देखिए फिजिक्स आपका दो पार्ट में बटा हुआ है तो थोड़ा सा आगे की चीजें, लेकिन जानते रहना चाहिए कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को हम बोलते हैं शास्त्र भौतिकी, और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। और अगर देखिए एक शब्द बोल दे, लड़के थोड़ा सा गड़बड़ जानते हैं। जनक और पिता दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे पेपर में पूछता है कि जनक क्या है, या पूछता है कि इसके पिता कौन है, तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। जनक शब्द जो यूज किया जाता था वो बहुत पुराने समय में यूज किया जाता था। जब हम शास्त्र का अध्ययन करते थे उस समय जनक शब्द का यूज किया जाता था। जैसे मिथिला नरेश लोग बोलते थे, तो वो जनक शब्द और पिता दोनों एक है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर हम पूछे कि जनक या पिता कौन है, तो जो क्लासिकल फिजिक्स है वो न्यूटन पर बेस्ड है। तो याद रखिएगा कि अगर हम इसमें पूछते हैं कि जनक कौन है, तो याद रखिएगा कि क्लासिकल फिजिक्स मतलब जो पुरानी फिजिक्स थी उसमें कौन है बेटा, न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन। लेकिन वही अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात आ जाए तो मॉडर्न फिजिक्स का जो जनक है वो, या जो पिता माना गया, क्योंकि जनक शब्द यहाँ पर हट जाएगा क्योंकि शब्द में मॉडर्न आ गया, तो यहाँ पर पिता शब्द का भी यूज कर सकते हैं। जो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो माना गया है वो गैलीलियो को भी मान लिया गया है। अगर ऑप्शन में होगा तो गैलीलियो मार दीजिएगा, और गैलीलियो अगर नहीं मिलता है तो आइंस्टीन जरूर होगा, आइंस्टीन। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आएगा, तो गैलीलियो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आइंस्टीन को भी अगर ऑप्शन में मिलता है तो गलत नहीं है। तो याद रखिएगा कि फिजिक्स के जनक कौन कौन है। अगर हमारा शास्त्र भौतिकी को लेकर के चलता है तब तो वहां न्यूटन होगा। और आधुनिक भौतिक, तो आधुनिक भौतिक में कौन आते हैं, परमाणु, नाभिक, डिविल नेचर ऑफ लाइट, ये सब का पार्ट के जनक पूछा जाएगा। जो न्यू डेवलपमेंट जो हुआ है, नए डेवलपमेंट के आधार पर आधुनिक भौतिक का जगत अगर कोई पूछता है तब वहां आइंस्टीन और गैलीलियो को मार के आपको आना।
या एंशियंट या बहुत पुरानी क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, शास्त्रीय भौतिकी के बारे में पूछता है, तब वहां पर न्यूटन होगा। अर्थात फिजिक्स हमारी दो पार्ट में बंटी है, तो गलत मत कहिएगा, इसलिए केवल न्यूटन को मार देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर पेपर में आधुनिक भौतिकी पूछ दिया तो वहां पर या तो गैलीलियो ऑप्शन सही हो सकता है या आइंस्टीन सही हो सकता है। ये दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलिएगा। इसके बाद देखते हैं क्या, आज हम लोग, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट था, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, जो सबसे पहला पार्ट आपको पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक तथा हम लोग बात करेंगे मापन की, मात्रक तथा मापन के बारे में बात। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला बात होगा भौतिक राशियां के बारे में। इससे भी क्वेश्चन आप में पूछे जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, अगर भौतिक राशियां के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि भौतिक राशियां क्या हैं, तो बस एक लाइन का जवाब होना चाहिए कि जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके। तो याद रखिएगा कि जिसका मापन आप कर सकते हैं वही भौतिक राशि के अंतर्गत आएगा। जिसका मापन आप नहीं कर सकते वो भौतिक राशि के अंतर्गत नहीं आता है। तो जैसे एक एग्जांपल हम दे दें, क्या आप पाई का मापन कर सकते हैं क्या? 3.14 होता है पाई की वैल्यू, क्या आप इसका मापन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो अर्थात ये गणितीय राशि है लेकिन ये भौतिक राशि नहीं है। तो याद रखिएगा कि जिनका मापन कर सकते हैं वो आपका भौतिक राशि में आएगा, और जिसका मापन आप नहीं कर सकते वो भौतिक राशि में नहीं आएगा। क्या पाइप को आप किसी में नाप सकते हैं क्या? क्योंकि इसके आगे बगल में ना तो मीटर है, ना तो केजी है, ना तो कुछ है, तो आप कैसे मेजर कर पाएंगे? तो पाई भौतिक राशि के अंतर्गत नहीं आएगा, गणितीय राशि के अंतर्गत आ सकता है। ये दिमाग में बैठा के चलिएगा कि जिसका मापन आप कर सकते हैं वो भौतिक राशि में आएगा, जिसका मापन आप नहीं कर सकते वो भौतिक राशि के अंतर्गत नहीं आएगा। अब इसके बाद देखिएगा कि क्या जानना है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दे कि अगर किसी भी भौतिक राशि का परिमाण व्यक्त करना है, तो देखिए किसी भी भौतिक राशि का अगर आप परिमाण दिखाना चाहते हैं, किसी भी भौतिक राशि का अगर आप परिमाण दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके साथ दो चीजें होनी चाहिए। पहला जो होना चाहिए वो आंकिक मान होना चाहिए, और दूसरा उसके साथ जुड़ने वाला जो होना चाहिए मात्रक होना चाहिए। किसी भी भौतिक राशि के अगर परिमाण को आपको दिखाना है तो कितनी चीजें इसके साथ होनी चाहिए? दो चीजें होनी चाहिए। पहला आंकिक मान होना चाहिए और दूसरा उसके साथ क्या? जुड़ने वाला मात्रक। अगर इतनी चीजें आप लगाते हैं तब तो भौतिक राशि का परिमाण होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे अगर आप रोड पे गए, मम्मी ने कहा कि चीनी लेते आओ, 5 लेते आना, तो तुम तुरंत मम्मी से कहोगे कि 5 पाउंड, 5 ग्राम, 5 केजी। तो ये चीज कैसे क्लियर हो रहा है? 5 तो उसका क्या है? आंकिक मान है, और जैसे ही आप केजी लगा देंगे तो उसका क्या लग गया? मात्रक लग गया। तो अब आप आसानी से बोल सकते हैं कि यहां पर जो है द्रव्यमान का जो परिमाण, द्रव्यमान का परिमाण कितना है? 5 केजी। तो मतलब बात समझ में आई कि किसी भी भौतिक राशि का परिमाण दिखाना है तो कितनी चीजें होनी चाहिए? दो चीजें। पहला आंकिक मान और दूसरा उसके साथ जुड़ने वाला मात्रक। जैसे मैं कह दिया कि ये ब्लॉक चलने लगेगा, ये गुटका चलने लगेगा 100 द्वारा, तो कहेंगे सर पगला गए क्या? ये बल का परिमाण नहीं हो सकता, क्योंकि 100 तो उसका आंकिक मान है। जैसे ही अगर आप न्यूटन लगा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? मात्रक। तो एक कंप्लीट वैल्यू मिल गई। तब आप यहाँ पर बोल सकते हैं
कि जो बल का परिमाण है वो कितना है, 100 न्यूटन है। तो मतलब बात समझ में आ गई कि अगर किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करना है तो आपके साथ कितनी चीजों का होना बहुत जरूरी है, 2 चीजें, पहला आंकिक मान और दूसरा उसके साथ जुड़ने वाला मात्रक। ये दोनों चीजें रहेंगी तो वो भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करेगा। अब भौतिक राशियां जो आपकी टूटी हैं वो 3 भागों में बटी। पहली राशि को बोलते हैं मूल राशि। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि मूल राशियां कितनी होती है, ये भी आपके आरआरबी एग्जाम में पूछा गया, 7 ऑप्शन इसका सही है। तो मूल राशियां मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज। लोग कहते ना ये हमारे काम करने का फंडा है। फंडा का मतलब जहां से हम अपने काम को शुरू करें, जड़ जो हो वही क्या कहलाता है, मूल राशि कहलाता है। तो मूल राशियां किसी पर निर्भर नहीं होती, ये स्वयं पर से मतलब होता है इनका, किसी दूसरे राशि से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो जो राशियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर न करता हो उसे क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। और ये 7 भागों में बटा है। तो कौन कौन 7 भाग है? पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, 5वां है ज्योति तीव्रता, 6वां है वैद्युत धारा और 7वां है पदार्थ की मात्रा। तो अब आज आपको समझ में आ गया होगा कि मूल राशियों की संख्या कुल कितनी होती है, 7। अब बहुत ज्यादा हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसी के बगल में एमकेएस लिखते रहे। अब बेटा याद रखिएगा, एमकेएस ही आगे चल के भविष्य में एसआई का निर्माण है। एमकेएस और एसआई में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। 1970 में एसआई लाया गया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें मैक्सिमम यूनिट वैज्ञानिकों के नाम पर रखी गई। जिससे बल था तो न्यूटन, कार्य था तो जूल, तो साइंटिस्टों के नेम पर एसआई ला करके रखी गई 1970 में। लंबाई का मात्रक अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, ग्राम, बोलो बेटा। तीसरा समय का मात्रक जो हो जाएगा वो सेकेंड। ताप का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, केल्विन। कैंडिला, फिर इसके बाद वैद्युत धारा का मात्रक। एक क्वेश्चन तो आपके आरआरबी में यही एम्पियर वाला पूछा है। और 7वां मोल। याद रखिएगा, अगर पेपर में पूछेगा कि मोल किसका मात्रक है तो याद रखिएगा कि मोल हमेशा जो होता है वो किसका मात्रक होता है, मोल जो होता है पदार्थ की मात्रा का होता है। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि मूल राशियों की संख्या कुल कितनी है, 7 है। अच्छा, एक बात और आपको बताना जरूरी हो गया था, क्योंकि आप थोड़ा सा गड़बड़ ये जानते हैं कि आपको बदलना नहीं आता। जैसे कभी आपके आरआरबी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कैसे कि 4.2 kWh, मतलब किलोवाट आवर, तो ये कितने जूल में होगा। तो लड़के बदलना नहीं सीख पाते। जैसे बुक कभी रेलवे के एक एग्जाम में पूछा है कि 5 पाउंड, या इस तरह के क्वेश्चन आया है कि 5 पाउंड कितने किग्रा के बराबर होगा। अब लड़कों को बदलने जैसे नहीं आएगा तो वो कैसे बता पाएंगे। या जैसे कभी कभी तो इतना छोटा आ गया है कि 5 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा।
इस तरह का 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। तो इस तरह का भी कॉन्सेप्ट जब बदलने का आता है तो लड़के घबरा जाते थे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है तो 6, 7, 8 की चीजें, लेकिन अगर बच्चा नहीं पढ़ा रहता तो ये कर ही नहीं पाता। तो आइए उसको भी सिखाते हुए, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अच्छे तरीके से उसको सीखते हुए चलते हैं। जान रहे होंगे तब भी, नहीं जान रहे हैं तो जानने का मौका मिलेगा। जैसे होता है मिलीमीटर, एक को समझा दे रहा हूं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। यही है पूरा किलोमीटर। ये इतना कॉन्सेप्ट है। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब करना क्या है, अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो बेटा माइनस के साथ रखेंगे, और जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस के साथ रखेंगे। यही कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा के चलिएगा कि ऊपर से नीचे आएंगे तो माइनस के साथ रखेंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस के साथ रखेंगे। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है, इसको हम मिलीमीटर में बदलना चाहते हैं। किलोमीटर यहां, मिलीमीटर यहां, तो काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से गिनिए, किलोमीटर यहां, मिलीमीटर तक पहुंचना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10 टू द पावर 6 हो गया। अब नीचे से आप कहां जा रहे हैं, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, +6। इट मीन्स 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 किलोमीटर में, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मच मिलीमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर। तो इस तरीके से बदला जाता है। तो एक बार फिर से याद कराएंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इस तरह के कॉन्सेप्ट से ही हम लोग बदल लेंगे। एक क्वेश्चन अगर और हम लोग देखें, जैसे अगर आपसे पूछ दिया गया कि 1 सेंटीमीटर में, जैसे 1 सेंटीमीटर में अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर से हम पूछ दे कि कितना किलोमीटर होगा, तो ये भी आप बदलना आसानी से सीख सकते हैं। सेंटी यहां है, अब किलो तक पहुंचना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर को जब आप किलोमीटर में बदलेंगे तो 10 टू द पावर -5 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरीके से बदलते हैं। तो यहाँ माइनस क्यों आ गया, क्योंकि हम लोग ऊपर से किधर आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं। तो इस तरीके का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में बैठाए रखिएगा। ऐसे ही हम लोग बदलते हैं। अब ज्यादा थ्योरी की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अब एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और जानते रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपके आरआरबी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो लंबाई का मात्रक हेडिंग डालिएगा, यूनिट ऑफ लेंथ की हम बात करेंगे, जो कि जितनी भी बातें बेटा मैं लिखूंगा यहाँ पर सब एकदम इम्पोर्टेंट होगा बेटा। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक भी चीजें बाहर या अनावश्यक चीजें नहीं लिखी जाएगी। जो भी चीजें लिखी जाएंगी एकदम एग्जाम से रिलेटेड, एकदम टू द पॉइंट होगी। तो क्या है लंबाई की, जो इसे मात्रक जानना है। तो लंबाई का जैसे एक मात्रक आपके एग्जाम में पूछा कि 1 माइक्रोन में कितना, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। तो जैसे 1 माइक्रोन की बात करें तो 10 टू द पावर -6 मीटर होगा। ये क्वेश्चन आप में पूछा गया बेटा। जैसे 1 नैनोमीटर में अगर आपसे पूछा जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपके आरआरबी में आया है। 1 नैनोमीटर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 10 के घाते -9 मीटर होगा बेटा। एंगस्ट्रॉम पूछा गया है बेटा। एंगस्ट्रॉम एग्जाम में बहुत ज्यादा आपके पूछा गया। कभी कभी तो ये पूछता है कि एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है। तो याद रखिएगा कि लंबाई में जब आ रहा है तो लंबैया का ना होगा। तो एक्चुअल में जनरली ये यूज किया जाता है तरंगदैर्घ्य के लिए। जनरली ये यूज किया जाता है किसके लिए, तरंगदैर्घ्य के लिए। तो 10 के घाते -10 मीटर है।
पिकोमीटर भी आपके आरआरबी एग्जाम में पूछा गया है। नैनो और पिको बहुत ज्यादा पूछा गया है आरआरबी के एग्जाम में। एक पिकोमीटर में कितना होता है? पिकोमीटर में होता है 10⁻⁻12 मीटर। फेम्टोमीटर भी पूछा गया है आपने। फेम्टोमीटर, यही नाभिक में हम चले जाए तो फर्मी मीटर के नाम से जाना जाता है बेटा। तो एक फर्मी मीटर में कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो फेम्टोमीटर ऐसे बोला जाता है, लेकिन जब वही नाभिक में हम अगर लेके चले तो उसी को फर्मी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि फर्मी शब्द का यूज केवल और केवल हर जगह नहीं किया जाता। फर्मी शब्द का प्रयोग केवल नाभिक के लिए किया जाता है और शुद्ध नाम फेम्टोमीटर है बेटा। और एक फेम्टो में जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये सब तो छोटे छोटे यूनिट थे, लेकिन एक बात बीच में बड़ा सक्सेस था, इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। जैसे कि बीच में एक शब्द निकला था, उसको भी जानते रहना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के हो सकता है बहुत सारे फैन हो। तो उसमें एक बात उन्होंने बोला था कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो गज क्या है ये भी जानना चाहिए, क्योंकि बहुत व्यक्ति से हमने मिला तो गज के बारे में कंसेप्ट उनका गड़बड़ रहता है। गज एक हिंदी शब्द है जो मोदी जी ने बोला था, उसको अंग्रेजी में भी लोग बोल दे रहे हैं। तो गज एक अंग्रेजी शब्द नहीं है, गज एक हिंदी शब्द है। अच्छा, अगर इसी जगह हम अंग्रेजी बोल दे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। गज एक हिंदी शब्द है और लंबाई का मात्रक होता है बेटा, ये याद रखिएगा। अंग्रेजी में इसको यार्ड बोला जाता है। अब देखिए क्रिकेट में आप एंट्री कर गए कि 20 यार्ड के सर्किल में प्लेयर खेल रहे हैं, इस तरह का समथिंग शब्द आप सुने होंगे। तो यार्ड एक अंग्रेजी शब्द है और गज एक हिंदी शब्द है। एक गज में जो होता है, आप याद रखिएगा कि मोदी जी क्या बोले थे, एक गज में 3 फुट होता है। अब 1 फीट में आपके दिल में इच्छा आ गई होगी कितना होता है। तो 1 फीट में अगर आपको बता दे, अगर जानकारी होगा तो ठीक, नहीं तो 30.48 सेंटीमीटर। तो 3 से गुणा कर देंगे तो लगभग 0.91 मीटर होगा। तो मतलब कुछ बात समझे कि 1 गज में पूरा 1 मीटर भी नहीं होता। अगर कोई आपको बता रहा है तो गलत बता रहा है। अर्थात 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, जो मोदी जी का कंसेप्ट था, उसमें वो पूरा 1 मीटर का भी कंसेप्ट नहीं। 0.9 मीटर के आसपास, 0.91 मीटर है। इसको भी जानना जरूरी था, क्योंकि ये वर्ड बड़ा फेमस हो चुका था, इसको जानते रहना चाहिए। अब सुनिए, इसके बाद की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। जैसे कभी कभी आरआरबी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सूर्य और पृथ्वी की माध्य दूरी किससे नापी जाती है। तो सूर्य और पृथ्वी की जो माध्य दूरी नापी जाती है बेटा, वह खगोलीय मात्रक से नापी जाती है। खगोलीय मात्रक जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके किसके बीच का मीन डिस्टेंस होता है बेटा? जैसे ये सन है और ये क्या है बेटा? अर्थ। अर्थ और सन के बीच का जो मीन डिस्टेंस होता है बेटा, वही कौन सी डिस्टेंस कहलाती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है, मतलब खगोलीय मात्रक कहलाती है। समझे या नहीं बात को? समझे तो याद रखिएगा। प्रश्न इसको 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना होता है, ये एक प्रश्न उठ सकता है। दूसरा प्रश्न ये उठ सकता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो किस में नापी जाती है? तो खगोलीय मात्रक में नापी जाती है। क्लियर? तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितनी होती है? 1.5 और गुणे 10 के घाते क्या होती है? 11 मीटर। इसको लिखिए नहीं, पहले समझते चलिए। दूसरा, अच्छा, एक लड़का बहुत ज्यादा गलती करता है प्रकाश वर्ष में। जब पेपर में ये एग्जाम का तो सबसे फेमस क्वेश्चन है कि कौन सा एग्जाम में ये प्रकाश वर्ष ना आया हो, चाहे एसएससी से लेकर के रेलवे से लेकर के, ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें लाइट ईयर का क्वेश्चन ना हो। अच्छा, लड़के कहाँ घबरा जाते हैं? डोंट राइट, पहले समझिए। लाइट ईयर वर्ष लग जाता है तो लड़का समझता है कि वर्ष का मतलब समय हो गया, तो समय का मात्रक मार के चले गया। नहीं, ये 1 वर्ष में प्रकाश के वेग द्वारा चली गई दूरी। 1 वर्ष में प्रकाश के वेग द्वारा चली गई दूरी होती है, अर्थात प्रकाश वर्ष
दिख रहा है किसमें है, लंबाई में है, अर्थात ये लंबाई का मात्रक हो सकता है, दूरी का मात्रक हो सकता है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो कभी भी गलती मत करिएगा। प्रकाश वर्ष जब भी मात्रक होता है तो दूरी, या दूरी न दे करके लंबाई दे देगा तो किसको मार के आएंगे, लंबाई को। और एक प्रकाश वर्ष में 9.45 गुणे 10 के घाते 15 मीटर होता है। एक इंपॉर्टेंट बात और बताने जा रहा है, फिर इसके बाद लिखिएगा पारसेक। पारसेक, एक पारसेक जो होता है 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 16 मीटर। आरआरबी के एग्जाम में ये पूछा है क्वेश्चन कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन में आया है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है ये पारसेक है बेटा। द बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये दिमाग में बैठा के चलिएगा कि अगर बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस मतलब दूरी का सबसे अगर बड़ा मात्रक कोई है तो वो पारसेक होता है। और एक पारसेक में कितना होता है, 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 16 मीटर। या पारसेक और लाइट ईयर के बीच रिलेशन पूछ दिया कभी भविष्य में, तो एक पारसेक एक लाइट ईयर का 3.26 गुना होता है। तो सबसे बड़ा मात्रक कौन है, सबसे बड़ा मात्रक कौन है, पारसेक। फिर इसके बाद कौन है, लाइट ईयर। इसके बाद कौन है, एस्ट्रोनॉमिकल। तो दिमाग में बैठा के चलिएगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन, पारसेक। पारसेक के बाद लाइट ईयर, और लाइट ईयर के बाद क्या, एस्ट्रोनॉमिकल। तो इसलिए पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए कि कॉन्सेप्ट के आधार पे सारे क्वेश्चन धीरे धीरे अंदर उसी में क्या होते जाए, सॉल्व होते जाए। तो नैनोमीटर भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है, इसलिए उसको बताना बहुत जरूरी हो गया था। फर्मी भी पूछा है, लाइट ईयर भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि लाइट ईयर का मतलब ये मत समझिएगा कि वर्ष आ गया तो समय हो गया, नहीं। एक वर्ष में प्रकाश के वेग द्वारा चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। अच्छा, ये तो सारी चीजें हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन रेलवे में और पूछा गया है, क्या कि समुद्र की गहराई का मापन किससे किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। गहराई का पता कैसे लगाते हैं, देखिए दो शब्दों में लड़के घबरा जाते हैं। समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं सोनार से, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग से। समुद्र की गहराई का पता जो लगाते हैं वो सोनार से लगाते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन इको साउंड। किस पर बेस्ड होता है बेटा, इको साउंड मतलब प्रतिध्वनि पर आधारित। ध्वनि को भेजता है, टकरा करके वापस आती है, फिर बताती है। तो गहराई का पता जो लगाते हैं वो किससे लगाते हैं, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए कहीं एग्जाम में कि गहराई का जो पता लगाते हैं वो सोनार से लगाते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका पूरा नाम। लेकिन ये तो पता लगाने की कहानी, मापन किससे किया जाता है, तो मापन किया जाता है फेदम मीटर से। सुनिए यानी बात, दोनों शब्द देखिए, इसी में कंफ्यूज होंगे लड़के। गहराई का पता लगाते हैं सोनार से, मापन किससे करते हैं, फेदम मीटर से। किससे, फेदम मीटर से। और एक फेदम मीटर जो होता है 6 फीट के बराबर है। अब जितना फेदम मीटर आया कैलकुलेट करने पर, उसमें 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो याद समझ गए कि गहराई का पता किससे लगाते हैं बेटा, सोनार से। अब मापन किससे किया जाता है, फेदम मीटर से। बात समझिएगा नहीं समझे, दोनों शब्द देखिए एकदम करीबी हैं। जरा से गलती आप करेंगे एग्जाम हाथ से निकल जाएगा। ये दोनों चीजें अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा कि गहराई का पता जो लगाते हैं वो किससे लगाते हैं, फेदम, सॉरी पता लगाते हैं सोनार से, और मापन करते हैं किससे, फेदम मीटर से।
तो ये सब सारी बातें थी जो कि लंबाई से रिलेटेड थी। अब इसमें आप अगर पेपर खोल के देखिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, कोई नहीं दिक्कत करेगा। फिलहाल में वैसे हम लोग कल तो क्वेश्चन आपको कराएंगे, आरआरबी के एग्जाम की बुक लेकर के आपके सामने फिर कराया जाएगा कि हम आज जितना पढ़ाए क्या वो आपके लिए कल उतना यूजफुल रहा या नहीं रहा। ये सब भी चीजों के बारे में हम लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे, क्योंकि आप आज पढ़ेंगे फिर एनालिसिस करेंगे कि हाँ जो सर ने पढ़ाया क्या वो काम कर रहा है कि नहीं। तो दूसरी हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, द्रव्यमान का माप। द्रव्यमान का माप, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास। अब वो सब हम लोग नहीं बात करेंगे कि एक कुंटल में कितना होता है, एक टन में कितना होता है, ये बेसिक सब चीजें हैं और आप लोग जानते भी हैं। हम लोग वो सब चीजों की बात करेंगे जो आपको नहीं पता, जैसे एक पाउंड में कितना, क्योंकि WWE अगर आप देखे होंगे तो वहां खिलाड़ियों का जो वेट बताते हैं सब हमेशा पाउंड में बताते हैं, कभी केजी में नहीं बोलते। तो कितना होता है एक पाउंड? 0.454 केजी होता है। इतना, अब जितना पाउंड अगर हम दे दें उतना केजी होगा, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जैसे अगर हमने क्वेश्चन दे दिया कि 100 पाउंड हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 100 पाउंड, और वो कितना केजी के बराबर होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। 100 पाउंड अगर हम यहाँ दे दिए तो आप क्या कर देंगे, 100 गुणे 0.54 केजी अर्थात कितना हो जाएगा, 45.4 केजी हो जाएगा। तो अब यहाँ से WWE के खिलाड़ियों का जो मास बताएगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं कि वो केजी में कितने का होगा। तो ये तो पाउंड में कहानी हो गई। अब इसके बाद सोनार हमेशा सुने होंगे कैरेट शब्द का यूज करता है, इतना कैरेट है, इतना कैरेट है। एक कैरेट में कितना होता है ये भी जान लीजिए। एक कैरेट की बात करें तो 200 मिलीग्राम, इट मीन्स 0.2 ग्राम। अब जितना कैरेट होगा आप आसानी से बदल लीजिए, जितना कैरेट होगा आप आसानी से उसको क्या कर लीजिएगा, बदल लीजिएगा। अच्छा, आजकल का एक फेमस क्वेश्चन और है, हो सकता है क्योंकि आप लोग रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं। भारत का प्रथम वैज्ञानिक जो थे वो सीवी रमन, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। भारत के जो प्रथम वैज्ञानिक थे वो सीवी रमन थे, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और जो साल था 1930 था, 1930। ये भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रक्रिया में। फिर 1985 में फिर एक सौभाग्य प्राप्त हुआ नोबेल प्राइज से भारत के वैज्ञानिक को, जिसका नाम था डॉक्टर चंद्रशेखर। ब्लैक होल्स पे उनको फिर से 1985 में डॉक्टर चंद्रशेखर को जो है 1985 में फिर से नोबेल प्राइज मिला, वो भी किसको, डॉक्टर चंद्रशेखर। तो लोगों ने सोचा कि भाई 1970 में तो एसआई आ ही गया था, एसआई का विकास कब हुआ था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का 1970 में, और उसमें मैक्सिमम यूनिट साइंटिस्टों के नेम पर रख दी गई। तो लोगों ने सोचा कि एक ऐसी यूनिट रखा जाए जिसमें डॉक्टर चंद्रशेखर जिंदगी भर याद रहे, जब तक मूल मात्रक तथा मापन पढ़ते रहे लोग तब तक उनको याद रखते रहे। तो उन्हीं के नाम पर एक यूनिट पड़ गई, चंद्रशेखर सीमा। आजकल का बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा रहा है। इस समय का सबसे फेमस क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर सीमा। एक तो प्रश्न ये आता है कि चंद्रशेखर सीमा किसका मात्रक है, तो लड़के समझ जाते हैं कि सीमा का मतलब, कितने लड़के समझते हैं कि दूरिया होता है। गड़बड़ है अगर ऐसा लड़का कोई सोच रहा है। सीमा कुछ भी की हो सकती है, दूरी की भी सीमा हो सकती है, द्रव्यमान की भी सीमा हो सकती है, समय की भी सीमा हो सकती है। लेकिन लड़कवा जब पेपर देते तो वो यही समझते कि सीमा का मतलब दूरी है, मार के चले आएंगे, दूरी नहीं। चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान का मात्रक है बेटा। तो ये याद रखिएगा कि एक प्रश्न तो ये बन सकता है कि चंद्रशेखर सीमा CSL किसका है। तो एक CSL में अगर हम बात करें,
चंद्रशेखर लिमिट की बात करें तो एक चंद्रशेखर लिमिट जो होती है 1.4 गुना होती है किसका, मास ऑफ सन। मास ऑफ सन मतलब सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना होती है बेटा, सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना होती है बेटा। तो दो क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रशेखर सीमा किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा कि चंद्रशेखर सीमा किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है पहली बात। और एक चंद्रशेखर सीमा किसके बराबर होती है, एक चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होती है। और ये किनके नाम पर रखा गया था, डॉक्टर चंद्रशेखर पे। इनको भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1985 में ब्लैक होल्स पे। डन। अब आगे बढ़ते हैं। एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है और एमआर के एग्जाम जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा गया कि स्लग किसका मात्रक है। इस तरह का भी क्वेश्चन एसएससी में एमआर में पूछा गया कि स्लग किसका मात्रक है। तो स्लग इज ए यूनिट ऑफ मास। याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि स्लग किसका मात्रक है, तो स्लग द्रव्यमान का मात्रक होता है और एक स्लग में 14.59 kg होता है। ये सब हम लोग बात जो किए हैं वो द्रव्यमान से रिलेटेड बात की है। अब समय के भी कुछ मात्रक होंगे, समय के भी मात्रक देख लेंगे और फिर वीडियो को इसी जगह स्टॉप करेंगे। कल इसी पर आरआरबी के क्वेश्चन को एनालिसिस करिएगा और करने के बाद देखिएगा कितना सरका फंस गया। मैक्सिमम पार्ट फंसेगा, मतलब 90% आप क्वेश्चन जितना मैं पढ़ाया हूं उसमें कर ले जाएंगे, ये गारंटी है। 90 से ऊपर ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। 100 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये न रहे। आप याद रखिए, याद रखने के बाद करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में गारंटी दे रहा हूँ आप कर ले जाएंगे, ये विश्वास है हमारा। अब समय के मात्रक को देखते हैं। तो समय के मात्रक में तो आप जानते हैं मिनट क्या होता है, घंटा क्या होता है, तो ये सब चीजें हम लोग नहीं बात करेंगे। हम लोग टू द पॉइंट पर आते हैं जो कि एग्जाम में पूछता है और जिसमें लड़के घबरा जाते हैं। अब जैसे कभी कभी पूछ देता है कि सौर दिवस किसका मात्रक है। अब यहां पर लड़के घबरा जाएंगे, तो सौर दिवस भी किसका मात्रक होगा, समय का मात्रक। लूनार मंथ, चंद्रमास, ये भी किसका मात्रक होगा, 27.3 दिन होता है एक लूनार मंथ। चंद्रमास में जो होता है वो 27.3 दिन होता है। ये दिमाग में ये सब चीजें बैठाए रखिएगा कि ये सब किसके मात्रक है, समय के मात्रक है। एक चीज लिख लीजिए, एक सेक में कितना, सेक भी पूछा गया एग्जाम। सेक इज ए यूनिट ऑफ टाइम एंड 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड। एक सेक किसके बराबर होता है, 10⁻⁸ सेकेंड के। तो एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा था, एग्जाम में थोड़ा सा घुमा करके पूछा था। यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। तो कैसे यहाँ पर अगर चेंज करके अगर पूछना भी होगा तो कैसे पूछ सकता है। इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो 10⁴ पीको सेकेंड भी लिख सकते। देखिए इस तरह से घुमा के क्वेश्चन आते हैं। आपकी खोपड़ी चल रही है तब तो आप फेमस है, नहीं चल पा रही है तो फिर आप गए। तो पीको में कितना होता है, 10 के घाते -12, -12 में से 4 ठो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा से ट्रिकी आते हैं, इसीलिए मैं उसको लिखा था शुरुआत का मात्रक। तो जैसे इसी को माइक्रोन में पूछ सकता है कि कितना होगा, अगर घुमा के पूछेगा तो ये कितना माइक्रोन के बराबर होगा, ये भी आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। करना क्या है, 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से भाग दे दीजिए, आसानी से आप बता ले जाएंगे कितना होगा। क्लियर है। या इसी जगह वीडियो को हम स्टॉप करेंगे। और कुछ क्वेश्चन बीमा के भी आते हैं आपके एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में कुछ जैसे पूछ देता है कि इसका मात्रा क्या होगा या इसकी बीमा क्या होगी, तो ये सब भी क्वेश्चन बात करेंगे। लेकिन फिलहाल में जो मात्रक का पार्ट था वो अब धीरे धीरे फिनिश की ओर है और कल आपको बुक आपके सामने रख करके दिखाया जाएगा कि जो पढ़ाया गया वो मैक्सिमम पार्ट फंसा या नहीं फंसा। एक बात और इम्पॉर्टेंट बातें सुन लीजिए जिसमें लड़के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि उसको भी बताना बहुत जरूरी है, वीडियो एंड हो रहा है तो
एंड करने से पहले एक बात बताना बहुत जरूरी था। क्या एक पेपर में शब्द पूछा है मैनोमीटर। जब आप आरआरबी का एग्जाम का पेपर क्वेश्चन खोलिएगा उसमें पूछा है मैनोमीटर, मैनोमीटर, और एक होता है बैरोमीटर। ठीक, मैनोमीटर हमेशा जो शब्द यूज किया जाता है वह स्मॉल प्रेशर के लिए किया जाता है। ये दिमाग में बैठा के चलिएगा, स्मॉल प्रेशर मतलब छोटा प्रेशर, अर्थात ये जो शब्द यूज किया जाता है वो प्रेशर डिफरेंस के लिए होता है। तो मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? अगर प्रेशर डिफरेंस बोल दिए तो दाबांतर का मापन करें। सुन रहे हैं कि नहीं हमारी बात? मैनोमीटर से किसका मापन करते हैं? दाबांतर, स्मॉल प्रेशर का मेजर करते हैं। लेकिन जब बड़ा दाब नापना होगा, मतलब बिगेस्ट प्रेशर अगर मेजर करना है, बड़ा दाब नापना है, बड़ा दाब का जो मापन होगा वो हमेशा किससे किया जाता है? बड़ा दाब का मापन किससे किया जाता है? बैरोमीटर से किया जाता है। तो दाब अगर छोटा मापना है तो मैनोमीटर का प्रयोग करेंगे, बड़ा नापना है तो बैरोमीटर का करेंगे। क्योंकि आरआरबी में पूरा खोल के पूछ दिया है, तो यहाँ दे दिया है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो वायुमंडलीय दाब तो बहुत छोटा दाब है नहीं, बिग दाब है, बड़ा प्रेशर है। तो इसीलिए जो बड़ा प्रेशर जब मापेंगे तो वो बैरोमीटर से मापेंगे। समझ आई कि बड़ा दाब जब मापेंगे तो बैरोमीटर से करेंगे और छोटा दाब नापना होगा तो मैनोमीटर का प्रयोग करेंगे। इसी तरह हाइग्रोमीटर है, ये सब भी डिस्कस होगी अब, लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल में आज के लिए इतना ही। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो देखिए वीडियो आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में अपने मित्रों को भी शेयर करना है कि ज्यादा से ज्यादा वो भी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ सकें।